हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। माय नेम इज जीवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो। और आज हम पढ़ने वाले हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें कुछ कुछ चीज़ों का है, सारा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। जी हाँ, इसके अंदर यूजुअली क्या है, जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर वो अमेंडमेंट से रिलेटेड ज़्यादा आते हैं। अमेंडमेंट तो हम कवर करेंगे, लेकिन मोटे तौर पे इसके बारे में भी देख लेंगे। बट ज़्यादातर जो वनडे एग्जाम में है अमेंडमेंट के ही क्वेश्चन आते हैं। 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट, ये दो बहुत मेजॉरिटी में इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रखना है। आपको पता है, इससे आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। पंचायती राज है क्या आप देखिए, अगर कोई गांव का बच्चा है तो वो इजीली समझ पाएगा कि वहां पे एक सरपंच होता है, वहां पे पंचायत बुलाई जाती है। कोई भी आसपास गांव में झगड़ा हो गया तो भैया वो क्या वो कोर्ट में चले जाएगा? ऐसा तो है नहीं है। और उनके लिए सबसे कन्वीनियंट क्या रहता है, क्योंकि इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, इतने रिसोर्सेज भी नहीं गाँव वालों के पास, तो वो सीधा सीधा पंचायत पे जाएंगे और वहाँ सरपंच जो है बैठा हुआ है उनका निर्णय करेगा। और सरपंच एक तरह से आप समझिए कि जज की तरह बिहेवियर करेगा उसका, है ना। तो वो सारे का सारा निर्णय करेगा और इस तरह से उनके जो मसले हैं, चाहे ज़मीन के हों, चाहे जायदाद के हों, या कोई घरेलू हो, जैसा भी है, वहां पे इजीली निपटारा हो जाएगा। कोर्ट में तो भैया 10 साल लग जाए, यहाँ पे 10 मिनट में निपटारा हो सकता है, ऐसा सीन है। अब यहाँ पे क्या होता है, ग्राम पंचायत सबसे निचली यूनिट इसकी जो होती है वो होती है ग्राम पंचायत, जिसको कि विलेज लेवल पे, गांव के लेवल पे देखते हैं हम। उससे ऊपर फिर ब्लॉक लेवल पे क्या आ जाता है, पंचायत समिति। फिर उससे भी ऊपर जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट पे पहुंच जाएंगे तो क्या आ जाएगा, जिला परिषद। इस तरह से ये चलता है। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था, ये अमेंडमेंट्स हुई उनके बाद ऐसा हुआ। ये 3 टियर स्ट्रक्चर बना है, इसको बोलते हैं 3 टियर स्ट्रक्चर, 3 टियर स्ट्रक्चर। और इसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, प्रिया बोल देते हैं या प्री बोल देते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। अब देखिए इसके अंदर क्या है बता रखा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ना, ग्रास रूट लेवल से सिग्निफाई करती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। सिंपल सी बात है कि गांव वाले लेवल के ऊपर उसको बेसिकली ग्रास रूट लेवल से देखा जाता है। अब इसमें 2 तरह की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए उसके बारे में भी देख लेते हैं हम अगले इसके अंदर। हुआ क्या, जनवरी 1957 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट की एक कमेटी। अब इस कमेटी को क्या काम करना था, एग्जामिन दी वर्किंग ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इनको क्या करना था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की सारी वर्किंग को एग्जामिन करना था। और क्या करना था, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस को भी एग्जामिन करना था। और साथ में इनको क्या बताना था, मेजर्स, सजेस्ट द मेजर्स फॉर देयर बेटर वर्किंग। इन दोनों के लिए बेटर वर्किंग कैसे हो सकते, इसके इनको बताना था। अब इसके चेयरमैन कौन थे उस टाइम पे, देखिए तो चेयरमैन थे बलवंत राय जी मेहता। दोनों बलवंत राय और जी मेहता कमेटी ये बनी थी। किसके लिए स्पेशली बनी थी, आप समझिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस के लिए बनी थी। ये दोनों के लिए बनी थी, ठीक है भाई। अब यहां पे क्या होता है, इट वॉज एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी दैट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस केम अप इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। यानी कि इस कमेटी ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी, इसी की वजह से क्या है कि पंचायती राज के इंस्टीट्यूशन जो है वो भारत के अंदर पैदा हुआ या भारत के अंदर आया इंडिपेंडेंस के बाद। अब आप देखिए कि राजस्थान जो था वो पहली ऐसी स्टेट थी जहां पे पंचायती राज सिस्टम को लागू किया गया या बनाया गया। फिर ये स्कीम को इनोग्रेट कब किसने किया था, प्राइम मिनिस्टर ने किया था 2 अक्टूबर 1959 को। कहां पे किया था, नागौर में किया था, जो कि राजस्थान के अंदर है। इसके बाद अगर कोई दूसरी स्टेट पूछ रहे पंचायती राज सिस्टम, दूसरी स्टेट कौन सी जिसमें आया था, तो आंध्र प्रदेश के अंदर आया था। और इन्होंने भी सेम ही ईयर में 1959 में ही इसको अडॉप्ट किया था। ग्रेजुअली ये फिर बाकी की स्टेट्स में भी फैल गया। अगर आपसे पूछेगा तो वो या तो पहली स्टेट पूछेगा या दूसरी पूछेगा, है ना। अब दिसंबर 1977 में क्या हुआ, जनता गवर्नमेंट आती है और वो क्या करती है, अपॉइंट करती है एक कमेटी ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अशोक मेहता टू रिवाइव एंड स्ट्रेंथन द डिक्लाइनिंग पीआरआईज इन इंडिया। उसमें क्या हुआ कि देखिए इस इंटरवल के टाइम में, ये 1959 की बात है, अब 1977 तक क्या हो गया कि ये बना तो दी थी उस टाइम पे कांग्रेस ने, लेकिन धीरे धीरे इनकी हालत खस्ता होती गई पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की, और ये बिल्कुल बेकार निखित हालत में हो गए। अब जब जनता पार्टी उस टाइम पे 1977 में आती है तो वो क्या बोलती है कि इनके अपलिफ्टमेंट के लिए भैया हमें कार्य करना चाहिए, हम गांव के लोगों का भी ध्यान देंगे। तो गांव के जो पंचायती राज सिस्टम है उनको थोड़ा सा अब राइज करने का वक्त आ गया, बहुत खस्ता हाल हो गया इसका। तो वो क्या करती है, कमेटी बनाती है, अशोक मेहता कमेटी। अब ये अशोक मेहता कमेटी का काम है कि जितना भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसको स्ट्रेंथन करना, उसको स्ट्रॉन्ग करना। अब देखते हैं आगे
द कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जीवी के राव वॉज अपॉइंटेड बाय द प्लानिंग कमीशन इन 1985। अब देखिए 1985 में एक और कमेटी आती है जो कि क्या है, जीवी के राव कमेटी। बलवंत राय कमेटी आई, अशोक मेहता कमेटी आई, तीसरी कमेटी कौन सी आ रही है, जीवी के राव कमेटी आ रही है, जिसको अपॉइंट किसने किया था, प्लानिंग कमीशन ने किया था। ये वही प्लानिंग कमीशन है जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ताकि ये पूरे का पूरे देश के अंदर सारे के सारे सिस्टम को चला पाए, प्लानिंग कर पाए, रेवेन्यूज की प्लानिंग कर पाए। लेकिन यहाँ पे हेड कौन रहता है इसका, प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। आज की डेट में प्लानिंग कमीशन को क्या बोलते हैं हम, नीति आयोग बोलते हैं। थोड़े समय पहले भी मैंने आपको ये समझाया था लास्ट सेशंस के अंदर। अब यहाँ पे इनका काम क्या था इस कमेटी का, कि जितने भी रूरल डेवलपमेंट करवाने हैं, वो पॉवर्टी को हटाना है, ये मतलब ये सब चीज़ें इनका काम था, फिर से गाँव के स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने का। फिर ये तो 1985 की बात ठहरी। अब 1986 में कौन आ रहा है, कांग्रेस ही है, राजीव गांधी गवर्नमेंट है। ये अपॉइंट करते हैं फिर से एक कमेटी, रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। ये फिर से इसकी अपलिफ्टमेंट की ही, रिवाइटलाइजेशन की ही बात करते हैं, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एल.एम. सिंघवी। ये हो गई एक तरह से एल.एम. सिंघवी कमेटी, जो फर्दर दोबारा से क्या है, राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने आके एक तरह से रिवाइटलाइजेशन करने की कोशिश की पंचायती राज को। अब होता क्या है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है 1992 में, यानी इतनी सारी कमेटीज फॉर्म होने के बाद अब फाइनली जाके 1992 में 1992 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जाती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर करेंगे तो उसके अंदर ये सिंपल सी बात है कि नया पार्ट भी ऐड करना पड़ेगा और नया शेड्यूल भी। क्यों? क्योंकि ये वही वाली बात होगी कि बाहर जो चैप्टर कौन सा है और चैप्टर का नंबर कौन सा है, ये वही वाली सीन है। तो चैप्टर का नंबर हमने बोल दिया, ये पार्ट 9 है, और नाम क्या है वो 11th शेड्यूल के अंदर हमने लिख दिया है ना। इसके अंदर एक वर्ड लिखा गया द पंचायत, ये नाम भी लिख दिया गया हमने, ठीक है। एक तरह से इसको भी, समरी को भी, शुरू वाली चीज को भी चेंज करना पड़ेगा, अपेंडिक्स को भी चेंज करना पड़ेगा। तो वही चीज हमने की है, क्योंकि बिना बाहर लिखे कि भैया कौन से पेज पे पंचायती राज लिखा है, हम कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। किताब के अंदर भी चेंज करेंगे और बाहर के पन्ने पे भी चेंज करना पड़ेगा। तो वही चीज है, पार्ट 9 इसके अंदर ऐड हुआ। और आर्टिकल कौन कौन से फिर ऐड हुए उसके अंदर, द पंचायत के अंदर आर्टिकल 243 से 243O तक ऐड हुए। 243 से 243O तक, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। और कौन सा शेड्यूल इसके अंदर ऐड किया गया, 11th शेड्यूल ऐड किया गया। दिस शेड्यूल कंटेन्स 29 फंक्शनल आइटम्स ऑफ द पंचायत, इट डील्स विद द आर्टिकल 243G। यानी कि इसके अंदर, इस शेड्यूल के अंदर इसकी फंक्शनिंग लिखी गई, 29 फंक्शन लिखे गए पंचायत के, और ये किस आर्टिकल से डील करता है, 243G के साथ करता है। जबकि जो पार्ट 9 वाला आर्टिकल है वो कौन सा है, 243 से 243O तक है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब द अमेंडमेंट क्रिएटेड ए कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, इसी अमेंडमेंट के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन और बनाया गया जिसको कि इन्होंने नाम दिया ग्राम सभा। गांव के अंदर जैसे सभा हो गई है ना, विच इज ए बॉडी एट द विलेज लेवल कंप्राइजिंग ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स इन द विलेज विद इन द एरिया ऑफ द पंचायत। यानी पंचायत के अंदर देखिए, पहले ऐसा हो सकता है कि बस जो लोग रह रहे हैं, है ना, वो वोट कर रहे हैं सिंपली। लेकिन एक हो गया कि अगर वो वोटर्स जो है खुद को रजिस्टर भी करा लें, तो हमें ये पता लग जाए कि अच्छा गांव में भी वोटर्स आज की डेट में मौजूद हैं। और ये लोकल लेवल पे सेल्फ गवर्नमेंट है ना, तो वो क्या करते हैं, वो फिर सरपंच को वोट देते हैं। तो अगर उन्होंने रजिस्टर करवा लिया तो वो किसके पार्ट हो गए, ग्राम सभा के पार्ट हो गए एक तरह से। आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ही एक 3 टियर स्ट्रक्चर सिस्टम लेके आया जाता है, जब जो कि मैंने शुरू में ही बता दिया। एक विलेज लेवल पे रहता है, फिर ब्लॉक लेवल पे, फिर आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हम जाते हैं। शुरू की पहली स्लाइड में ही मैंने बता दिया था, ये 3 टियर स्ट्रक्चर है, ठीक है, वही इसके अंदर बताया हुआ है। द मेंबर्स ऑफ पंचायत शैल बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ये भी लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। जैसे कि मैंने बोला ना, सरपंच 2 लोग खड़े हो गए तो उनको कौन, गांव के लोग वोट देंगे, तो कौन वो सिलेक्ट कर रहा है उनको, गांव के लोग ही तो कर रहे हैं ना। फर्दर द चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत एट द इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, इंटरमीडिएट हो गया ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल भी मैंने बताया, 3 टियर है ना, ये गांव का लेवल, इंटरमीडिएट, ब्लॉक लेवल और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो यहां पे जो होता है, शैल बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एंड फ्रॉम अमंगस्ट द इलेक्टेड मेंबर्स देयर ऑफ। अब यहां पे क्या है कि बहुत सारे गांवों के अंदर, जैसे मान लीजिए कि सरपंच वगैरह हो गए इकट्ठे, अब वो मिलके क्या करेंगे, यहां पे इंटरमीडिएट यानी ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आगे जो हेड है या चेयरपर्सन है उनको बनाएंगे। यहां पे ये नहीं कि गांव के लोगों से फिर से वोटिंग करवाई जा रही है, ये इनडायरेक्ट होगी यहां पे, ठीक है चीज। ये कुछ वैसा ही है कि जैसे एमएलए एमपी जो हैं वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी एक तरह से, लेकिन अब वो अपने बिहाफ पे आगे जाके पार्लियामेंट में सारी की सारी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं,
गवर्नमेंट जो है डिसीजन मेकिंग कर रही है किसके, लोगों के बिहाफ पे, वो एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी, सिंपल सी बात है। हाउएवर द चेयरपर्सन ऑफ ए पंचायत एट द विलेज लेवल शैल बी इलेक्टेड इन सच ए मैनर एज द स्टेट लेजिस्लेचर डिफाइंस या डिटर्मिन्स। तो विलेज लेवल पे वो कैसे होता है, वो लोगों के द्वारा इलेक्ट होता है, जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर डिफाइन किया गया है। फिर नॉर्मल टर्म ऑफ द पंचायत एट एवरी लेवल शैल बी 5 ईयर्स। या टर्म का क्या मतलब है कि वो जो सरपंच रहेगा या विलेज लेवल पे जो हेड रहेगा वो कितने समय तक रहेगा, 5 साल तक वो रह सकता है। और डेसोल्यूशन कैन ऑल्सो टेक प्लेस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ पंचायत। अब जरूरी नहीं है कि 5 साल तक इसकी सरकार टिकी पाए, अगर इस सरपंच को कुछ हो जाता है या फिर ये बहुत ज़्यादा जनता को दुखी कर रहा है वहाँ पे गाँव के लोगों को, तो यहाँ पे डेसोल्यूशन भी हो सकता है, यानी कि इसको फेंक देंगे वो निकाल के कि भैया आज से तुम हमारे सरपंच नहीं हो। तो उस केस में क्या होगा, फ्रेश इलेक्शन करवाए जाएंगे। अगर मान लीजिए कि 5 साल का समय लगभग पूरा होने वाला था, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि केवल 5 साल का समय पूरा होने में 1 महीना रह गया था, तो अब क्या है कि अगर ऐसा समय आ गया है तो उस केस में क्या होता है, एक्सपायरी ऑफ द इनकम्बेंट पंचायत एंड देयर रेजोल्यूशन देन बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ्स, यानी कि या तो यहाँ पे उसकी एक्सपायरी से पहले इलेक्शन करवा दी जाए, अगर एक्सपायरी ऑलमोस्ट पास है तो फिर ये काम इनको 6 महीने के अंदर अंदर करना होता है। देन बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ्स, यानी कि या तो एक्सपायरी से पहले कर लें या फिर अगर डेसोल्यूशन नहीं होता है, देखिए सिंपल भी बात है, डेसोल्यूशन अगर नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे, 6 महीने के अंदर अंदर इनको एक नया सरपंच बेसिकली पंचायत के अंदर बनाना पड़ेगा। अब इसके अंदर एक और चीज़ बता रखी है कि ये जितनी भी पावर्स हैं यहाँ के इलेक्शंस की, सुपरिटेंडेंस की, डायरेक्शन की, कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स यहाँ पे, यानी कि जितना भी पंचायत के अंदर भी सारे का सारा इलेक्शन रिलेटेड मटेरियल बन रहा है, इसकी पावर किसके पास है, इलेक्शन कमीशन के पास ही है। ओके, द मिनिमम एज टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। अब यहाँ पे अगर कोई सरपंच वगैरह बनना चाहता है या ब्लॉक लेवल पे जाना चाहता है या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाना चाहता है, तो वो अगर उसको लड़ने हैं ये इलेक्शन तो 21 साल की उम्र कम से कम उसकी होनी चाहिए। फिर सम स्टेट्स, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता है पूरे का पूरा कंप्लीटली, पंचायती राज सिस्टम जो है पूरा कंप्लीटली वहाँ पे नहीं है। वो कौन कौन सी हैं, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड। हो सकता है आप जम्मू कश्मीर में जैसे इसको सेपरेट एक यूटी बना दी गई तो धीरे धीरे हो सकता है यहाँ पे इनकॉर्पोरेट वो चीज़ हो भी जाए, लेकिन अभी नहीं है। और कुछ कुछ ऐसे शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज भी हैं जहाँ पे ये अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। फिर द एक्ट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 24 अप्रैल 1993 एंड एडिड ए न्यू पार्ट 9 एंड पार्ट 9A और न्यू शेड्यूल कौन थे, 11th और 12th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बोलने की ये पूरे का पूरा एक्ट जो है ये 24 अप्रैल 1993 के अंदर इफेक्टिव हो गया था, ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाला। और अब यहाँ पे 1993 में क्या किया गया कि पार्ट 9 के साथ पार्ट 9A भी इसमें ऐड हुआ और न्यू शेड्यूल जो थे 11 के साथ 12th भी इसके अंदर ऐड हो गया, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं हम म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में। आप देखिए जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, देखो मैं 2 चीज़ें बताता हूँ। अब देखिए ये यूनियन गवर्नमेंट है, इसके बाद कौन सी आती है, इसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे सीएम बनता है, यहाँ पे पीएम, यहाँ पे सीएम, फिर नीचे लोकल गवर्नमेंट आ गई। अब लोकल गवर्नमेंट में भी देखिए कि किस तरह से जाएगा, 2 भागों में बटेगी। अगर तो वो शहरी है तो म्यूनसिपैलिटी में जाएगी, यानी कि अर्बन एरिया है। अगर वो गाँव का एरिया है तो किस में जाएगी, पंचायत में जाएगी। पंचायत में आगे देखिए कहाँ कहाँ पे है, सबसे टॉप लेवल है डिस्ट्रिक्ट पंचायत का, उससे नीचे इंटरमीडिएट यानी कि ब्लॉक लेवल है, उसके नीचे क्या है, विलेज पंचायत है। लेकिन अगर म्यूनसिपैलिटी में जाते हैं तो सबसे टॉप पे है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, फिर म्यूनसिपल काउंसिल और उसके बाद फिर नगर पंचायत है, सबसे छोटी यूनिट इसकी। तो ये आपको याद होनी चाहिए तीनों, इनकी सबसे छोटी इकाई पूछ सकते हैं, सबसे बड़ी इकाई पूछ सकते हैं आपसे। जो टर्म अर्बन लोकल गवर्नमेंट है ये सिंपल सा डिफाइन कर रही है कि जो शहरी लोग हैं वहां पे, अब ऐसा तो है नहीं कि वो बार बार सीएम साहब के पास पहुंच जाएंगे, लेकिन वहां पे भी देखिए अलग अलग लेवल पे होती है, जैसे एमसी भी बनता है आपके, वहां पे मेयर भी बनता है, अलग अलग तरह की चीजें होती है ना। तो ये सिंपल सी बात है कि वहाँ जो लोकल गवर्नमेंट है, क्योंकि आपको डील करना है डेली उन लोगों के साथ, लोकल गवर्नमेंट के हेड्स के साथ, कि इमीडिएट कोई दिक्कत है तो आप एमसी के पास जाएंगे, अपने जो भी आपके वार्ड का एमसी है, फिर वो एमसी आपको आगे फर्दर लेके जाएगा जो उसकी हायर अथॉरिटी है, जहाँ पे भी ये काम हो सकता है वो वहाँ लेके जाएगा आपको, ऐसा रहता है सिस्टम। द सिस्टम ऑफ अर्बन गवर्नमेंट वॉज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड थ्रू दी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब क्योंकि देखिए ये ऑलरेडी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चल रही थी, अब ये एक तरह से क्या हो गया कि ये
इनका कुछ वो नहीं है, सिस्टम नहीं था पहले, मतलब कि ये ऐसे ही चल रही थी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, आपके शहर में चल रही है भैया एक गवर्नमेंट। तो इसको क्या कर दिया गया, इसको भी एक तरह से आप समझिए कि स्टैंडर्डाइज करने के लिए, इसको गवर्नमेंट ने अपने अंडर लेने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड कर दिया, यानी कि अब इनके ऊपर भी डंडा किसका चलेगा, इलेक्शन कमीशन का चल जाएगा। ऐसे नहीं कि आपने खुद ही डिसाइड कर लिया और अपने हिसाब से इलेक्शन करवा दिए, ठीक है। इट एडिड ए न्यू पार्ट 9A एंड न्यू शेड्यूल 12th। मैंने जैसे कि क्या बोला, 2 अमेंडमेंट आई, एक आई 73rd, एक आई 74th। 73rd में क्या हुआ, पार्ट 9 ऐड हुआ, और क्या ऐड हुआ, शेड्यूल कौन सा ऐड हुआ, 11th। 74th जब आई तो इसके अंदर क्या हुआ, पार्ट 9A ऐड हुआ और शेड्यूल कौन सा हुआ, 12th। ये जो पीछे हमने देखा, यहाँ पे जो मैंने लिखा है, ये जो है ये किसका है, एक्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे दोनों एक्ट 73rd और 74th की ही बात हो रही है, यानी कि दोनों का क्यूमुलेटिव करके मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है भाई। चलिए, क्यों ऐसा मैंने क्यूमुलेटिव करके लिखा है, यहाँ से आपको समझ आ जाएगा। ये 1992 में ही दोनों आए हैं, तो इसीलिए हम इकट्ठा भी इनको पढ़ लेते हैं कि शेड्यूल 11-12 और पार्ट 9 और 9A ऐसे भी बोल देते हैं। फिर 1687 से 88 तक फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया वो सेटअप एट मद्रास। समझना, ये अंग्रेज़ों के टाइम के आसपास की बात है, या फिर मुगल भी थे उस टाइम पे। तो आप देखिए कि ये इस समय में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस भारत के अंदर आना शुरू हो गई थी, और ये मद्रास के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। आगे देखिए आप कि 1726 में क्या होता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस वर सेटअप इन बॉम्बे एंड कलकत्ता। ये 1726 में, मैंने क्या बोला, ये अंग्रेजों के टाइम की ही बात है। और अंग्रेजों में भी देखिए इसको सबसे पहले लेके कौन आया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो थी, इसके फादर कौन थे, इसके फादर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के हैं लॉर्ड रिपन, ठीक है। ये कौन है, लॉर्ड रिपन। तो इन्होंने ही इसको स्टार्ट करवाया था। हिज रेजोल्यूशन ऑफ 1882 इज कंसीडर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। अगर पूछ लिया जाए कि कौन से रेजोल्यूशन के तहत रिपन ने इसको स्टार्ट किया था, तो आप बोलेंगे कि रेजोल्यूशन ऑफ 1882, जिसको कि इन्होंने मैग्ना कार्टा यानी कि ग्रेट चार्टर बोला, कि यही है, इसी की वजह से सेल्फ गवर्नमेंट आई है। अब इसके अंदर मैंने पहले ही बता दिया, नोट क्या है, पार्ट 9B जो है, देखो मैंने अभी तक क्या बताया आपको, पार्ट 9 और 9A ऐड किया था। ये कौन सी अमेंडमेंट ने किया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने, 73rd और 74th ने। लेकिन एक अमेंडमेंट हम बहुत पहले पढ़ के आ रखे हैं, जिसके अंदर हमने देखा था, जिसकी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी, उसके अंदर पार्ट 9B को ऐड किया था। ये मैंने बहुत पहले ही आपको पढ़ा दिया था, शुरू के अंदर ही, जब मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बताया था, और ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर ऐड किया था। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी को इनकॉर्पोरेट किया था 2012 के अंदर 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने। और उसमें कौन सा पार्ट ऐड किया गया था, अब देखिए 9 और 9 ने यहाँ पे है, साथ में यहाँ पे ही इसके नीचे ही एक पार्ट और ऐड कर दिया गया 9B, और उसमें किसके बारे में लिखा गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। आई होप कि आपको ये पंचायती राज और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, कि फादर कौन है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, या फिर 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये 4-5 चीज़ें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। या फिर स्टार्ट कहाँ से होती है, बलवंत राय कमेटी से, अशोक मेहता कमेटी इंपॉर्टेंट है। तो ये कमेटीज़ के बारे में सवाल आ सकते हैं। तो बस यही 4-5 चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। चलिए, चलो फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, पढ़ते रहिए, है ना। अगली वीडियो को देखो अब आप। ओके गाइस।